हेलो डियर लर्नर्स, फ्यूचर ऑफिसर्स, डियर एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज अभिषेक सिंह, सिंगा क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मन लगा के अपनी तैयारी कर रहे होंगे। एग्ज़ाम की तारीख पास है। अपने जो अपना रिदम है उसको बनाए रखिएगा, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिएगा, अपनी हेल्थ को अच्छा बनाए रखिएगा। अभी रिसेंट में मेरी हेल्थ ख़राब हुई थी, जिसके बाद मुझे पता है कि कितना टाइम वेस्ट होता है और कितनी चीज़ें आप मिस कर देते हो। ठीक है, कितना, और उसके बाद रिग्रेट अलग से होता है, क्योंकि वो जानबूझ के आप नहीं करते हो, बट स्टिल कहीं ना कहीं टाइम लूज़ करने का रिग्रेट ज़रूर रह जाता है। तो अपनी हेल्थ पे, खाना सिंपल खाइए, सादा खाइए, अच्छा खाना खाइए। अपनी हेल्थ पे ज़रूर फोकस करना और अपना कॉन्फिडेंस और अपनी रिदम, पढ़ाई की जो रिदम है उसे ज़रूर बनाए रखना। आज के इस लेक्चर में हम लोग हाई कोर्ट को समझेंगे। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट वाला लेक्चर देखा है तो हाई कोर्ट भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने सुप्रीम कोर्ट का समझा था। सुप्रीम कोर्ट के से रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, जो जजेस का अपॉइंटमेंट है, उनके बारे में जाना था। आज हम लोग हाई कोर्ट पे चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, जो इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो हाई कोर्ट जो है किसी भी स्टेट में हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होती है। ठीक है, किसी भी स्टेट में जो भी आपके जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, जितने भी आपके लोअर लेवल के कोर्ट्स होते हैं, उनको उनकी देख रेख, उनके सुपरवाइजरी का काम हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, हम सभी को पता है हमारे देश में जो जुडिशियल सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड सिस्टम है। इंटीग्रेटेड सिस्टम कहने का क्या सेंस है कि टॉप पे सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के नीचे हमारे देश के हाई कोर्ट्स आते हैं। ठीक है, तो हाई कोर्ट्स आर कॉल्ड एक्ट एज ए गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एट स्टेट लेवल। हाई कोर्ट्स एक्ट एज ए गार्जियन ऑफ constitution at state level. Their independence is safeguarded by the constitutional provision, financial security and the power of judicial review. हम इस चीज़ को देखेंगे कि कैसे हाई कोर्ट की जो इंडिपेंडेंस है उसको मेंटेन किया जाता है। जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा था, वैसे हाई कोर्ट की भी इंडिपेंडेंस पे लास्ट में चर्चा करेंगे। देखेंगे कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो हाई कोर्ट की इंडिपेंडेंस को इंश्योर करता है। इंश्योर्स चेक एंड बैलेंसेस अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एक्शंस इन द स्टेट। ये तो ओवरऑल जुडिशरी का काम है कि कोई भी हमारा जो लेजिस्लेशन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट ही आना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अगेंस्ट नहीं आना चाहिए। एग्जीक्यूटिव कोई ऐसा बिल ना लेके आ जाए, ऐसा कोई कानून ना बना दे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को वायलेट करे। तो अगर हाई कोर्ट से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात की जाए तो हाई कोर्ट जो है इसमें ये जो है हमारे पार्ट सिक्स में मेंशन है। पार्ट सिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल जो हमारे हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है, इसमें आर्टिकल 214 क्या कहता है। आर्टिकल 214 ये कहता है कि हर स्टेट के पास एक हाई कोर्ट होना चाहिए, प्लस पार्लियामेंट के पास एक अथॉरिटी है कि वो दो या दो से ज़्यादा स्टेट को जो है दो या एक कॉमन हाई कोर्ट बना सकता है फॉर टू और मोर देन टू स्टेट्स। ठीक है, ईच स्टेट एज ए हाई कोर्ट, पार्लियामेंट कैन एस्टैब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर मल्टीपल स्टेट्स। पंजाब और हरियाणा का केस देख लो, वहाँ पे सिंगल हाई कोर्ट है फॉर टू स्टेट्स। ओके, कंपोजिशन की बात की जाए, आर्टिकल 216 जो है कंपोजिशन की बात करता है, कंप्राइजेस चीफ जस्टिस एंड अदर जस्टिस एज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। हमने सुप्रीम कोर्ट के केस में भी देखा था कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो जजेस का इलेक्शन नॉमिनेशन होता है या उनका जो चुनाव किया जाता है वो बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम, ऑन इन कंसल्टेशन विद द कॉलेजियम सिस्टम। बट यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट किया जाता है जजेस का बाय द प्रेसिडेंट, वो कंसल्टेशन किनके साथ कंसल्ट करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ दैट स्टेट एंड चीफ जस्टिस ऑफ रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के केस में जब जजेस का अपॉइंटमेंट करना होता है तो प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं किनके साथ? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। ये याद कर लेना तीनों पॉइंट, क्योंकि कई बार टेस्ट सीरीज ऑन इवन यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। गवर्नर ऑफ स्टेट को अलग से मैंने इसलिए कलर से मार्क किया है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट जजेस को अपॉइंट करने के लिए उस स्टेट के गवर्नर से कंसल्ट जरूर करते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे मेंशन किया गया? ये मेंशन किया गया हमारा आर्टिकल 217 सब क्लॉज 1 में। उसके बाद अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए कि एक हाई कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, या तो देखो यहाँ पे भी और लगा हुआ है, यहाँ पे एंड और में डिफरेंस समझना है, ध्यान रखना। एग्जाम्पल आपको एग्जाम में एंड करके दे दिया जाएगा, यहाँ एंड नहीं है और है। या तो हैव बीन ए जज ऑफ लोअर कोर्ट फॉर 10 ईयर्स, अगर वो किसी लोअर कोर्ट के जज रहे हैं और 10 सालों तक, या फिर हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स, या फिर किसी हाई कोर्ट के जज रहे हो 10 ईयर्स के लिए, और ए डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट का मतलब बताया था कि भाई कोई भी ऐसा पर्सन जिनको लॉ के बारे में अच्छी नॉलेज हो, जिनका डीप नॉलेज हो, डीप एक्सपर्टीज हो इन द फील्ड ऑफ द लॉ। ठीक है, वो प्रेसिडेंट के नज़र में एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होने चाहिए। देन
he that person would be eligible for being a to become a high court judge. अगर सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर की बात की जाए, ठीक है, हमारे जो आर्टिकल 217 और 218 में जो हाई कोर्ट जज है उसकी सिक्योरिटी, मतलब उसका जो टेन्योर है उसकी सिक्योरिटी के रिगार्डिंग मेंशन किया गया है। क्या क्या है? इनकी जो रिटायरमेंट एज होती है वो 62 ईयर्स की होती है। सेंटर के केस में मैंने बोला था जब सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं तो वहाँ पे कितना होता है, सुप्रीम कोर्ट जज की जो रिटायरमेंट एज होती है वो 65 ईयर्स होती है, ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट जज में कितना होता है, 62 ईयर्स। वहाँ भी मैंने बताया था कि जनरली स्टेट में जो रिटायरमेंट एज होती है वो 62 ईयर्स होती है और सेंटर के केस में 65 ईयर्स होती है। जनरली बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ऐसा मत बोल देना कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाले जॉब जो होते हैं वो 65 ईयर्स तक करते हैं, नहीं, ऐसे हर जगह नहीं वैलिड होगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको याद करने के लिए हर कितना याद करते रहोगे, कितना रट्टाफिकेशन मारते रहोगे, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मोटा मोटी ध्यान में रहनी चाहिए, ठीक है। रिमूवल ओनली थ्रू द इम्पीचमेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑन ग्राउंड्स ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, ठीक है। ये कैसे हो सकता है, इसमें भी स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है और पहले तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। ग्राउंड क्या, प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, मतलब वो अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, मेंटली किसी तरह से मेंटली इल हैं या किसी तरह का इस तरह का, पहले आपको ये चीज़ साबित करनी होगी, तब वो उस ग्राउंड के बेसिस पे फिर स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू तब उनका रिमूवल किया जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी डिफरेंट प्रोसेस है, आज तक भारत के इतिहास में ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है। कैन नॉट बी आर्बिट्रेरी रिमूव बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा नहीं है कि मनाया और आज कल में रिमूव कर दिया, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट के प्लेजर पे वो उनको रिमूव नहीं किया जा सकता है। तो ये क्या करता है, ये जो भी हाई कोर्ट के जज हैं उनकी टेन्योर को सिक्योर करता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना। ये पूरी सीरीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ऑलमोस्ट लक्ष्मीकांत के थ्रू ही चल रही है। तो जब आप इन लेक्चर्स को कवर करने के बाद लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो आपको वो बुक काफ़ी ईजी लगेगी। अगर जुरिस्डिक्शंस की बात की जाए, जुरिस्डिक्शन मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था कि क्या होता है कि सपोज़ ऐसा नहीं है कि किसी भी कोर्ट में जा कर के आप कोई भी केस फाइल कर दोगे और वो सुन लेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब सेशन, जैसे जब हमने हायरार्की की बात की थी तो हमने देखा था एक सेशन कोर्ट्स होते हैं और दूसरा कौन से होते हैं, आपके सिविल कोर्ट्स होते हैं, ठीक, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं। तो जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो होते हैं, जब सिविल केसेस को हियर करते हैं तो वो सिविल कोर्ट कहलाते हैं, जब क्रिमिनल केसेस को हियर करते हैं तो वो सेशन कोर्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक आप आता है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन एंड सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट जुरिस्डिक्शन, मतलब कि किस तरह का सब्जेक्ट है। अगर कोई क्रिमिनल केस है, अगर कोई क्रिमिनल केस है तो आप सेशन कोर्ट में जाओगे, अगर कोई डिवोर्स रिलेटेड केस है तो फैमिली कोर्ट में जाओगे, है ना, फैमिली कोर्ट में जाओगे ना। तो डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है कि किसी भी कोई भी कोर्ट कोई भी आपका किसी भी तरह का केस सुन करके उस पर लीगल अपना जजमेंट दे देगा। आपका केस स्पेसिफिक कोर्ट होते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो डैट इज कॉल्ड जुरिस्डिक्शन, कि किसी कोर्ट का क्या जुरिस्डिक्शन है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मतलब जब कोई कोर्ट में आप कोई भी केस है, जब पहली बार आप किसी कोर्ट में ले जाते हो, डैट इज वो उस कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहलाता है। मतलब ओरिजिनल मतलब कहने का सेंस है कि पहली बार में आप किसी की कौन सा कोर्ट किसी केस को सुन रहा है, डेट इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ दैट कोर्ट। तो अगर हाई कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की बात की जाए तो केसेस रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट, इलेक्शन डिस्प्यूट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ द लीगल राइट्स। ऑब्वियसली बात है, आर्टिकल हमने देखा था 32 और 226। आर्टिकल 32 में हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और 226 रिट जुरिस्डिक्शन का अधिकार देता है किसको, हाई कोर्ट को, है ना। तो फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ ऐसा लॉ बना रही है जिसकी वजह से आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं, तो इन दैट केस आप हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो, ठीक है, कि आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा रहा है। इसके अलावा इलेक्शन डिस्प्यूट्स और एनफोर्समेंट ऑफ लीगल राइट्स, अगर लीगल राइट्स की बात की जाए, ठीक है, अगर इसमें भी इश्यूज आ रहे हैं, आपके लीगल राइट्स आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आप हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। समझ में आया? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं है? इसके बाद आता है एपेलेट जुरिस्डिक्शन। एपेलेट जुरिस्डिक्शन मतलब एपेलेट कहाँ से, एपेलेट याद रखना बाय द वर्ड अपील, मतलब अगर लोअर कोर्ट्स के जजमेंट से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको लगता है कि लोअर कोर्ट्स में जो जजमेंट दिया गया है वो आपके हित के अकॉर्डिंग नहीं है या आपको पूरी तरीके से न्याय नहीं मिला है, तो आप हाई कोर्ट में उन सिविल केसेस या फिर क्रिमिनल केसेस के का जो जजमेंट है उनके अगेंस्ट में अपील कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एपेलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है। उस पर सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन, देखो जुडिशियल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस में जो हाई कोर्ट है वो अपने सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स पे
को क्या कर सकता है, उन पे सुपरवाइजरी सुपरविजन में रख सकता है, ना सिर्फ जुडिशियल जजमेंट में। जुडिशियल जजमेंट कहने का सेंस है कि सपोज कोई कोई ऐसा केस आ गया, ठीक है, जैसे हमने पुणे का केस सुना था ना कि भाई पुणे कार क्रैश का आपने केस सुना होगा कि एक पर्सन था जिसने अपनी गाड़ी से कुछ लोगों को कुचल दिया। अब वो एक एग्जांपल के लिए ले लो कि ऐसा कुछ केस आता है जिसमें लोअर कोर्ट में जो जजमेंट है वो सही नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो इन दैट केस हाई कोर्ट जो है सुओ मोटो से उस केस को ट्रांसफर कर सकता है फ्रॉम लोअर कोर्ट टू द हाई कोर्ट। मतलब जुडिशियल केसेस में वो सुपरविजन कर सकता है, वो हाई लोअर कोर्ट को कह सकता है कि आपके यहाँ जो चीज़ें चल रही है वो ठीक नहीं चल रही है। एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव केस जो चीज़ें होती है, जैसे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जो जजेस हैं उनका जो रोस्टर हो गया या उनका ट्रांसफ़र हो गया, उनका जो इनसे रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो भी हाई कोर्ट के द्वारा सुपरवाइज की जाती है। तो सुपरवाइजरी जो रिस्ट्रिक्शन होता है हाई कोर्ट का किसके ऊपर, अबाउट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर, जो भी उस स्टेट के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। उस पर रिट जुरिस्डिक्शन की हमने बात की आर्टिकल 226 के अंडर में कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा रहा है तो आप हाई कोर्ट का अप्रोच कर सकते हो, जहाँ पे हैवियस कॉर्पस, जहाँ पे हाई कोर्ट जो है रिट इशू कर सकता है। रिट कौन कौन से होते हैं, हैवियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियोरी, प्रोहिबिशन और क्यो वारंटो। इन सब के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, जो रिस्ट्रिक्शन समझ में आया, चीज़ें समझ में आई। मिलता जुलता लेक्चर है ना, जैसा हमने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा था वैसा ही हाई कोर्ट में भी चीज़ें वैसे ही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, टेलीग्राम चैनल से जुड़ना। हमारा जो डिस्क्रिप्शन में सारी की सारी लिंक्स दी गई हैं, तो उन लिंक्स का यूज़ करके आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो। वहाँ पे काफ़ी सारी PDF इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है, ठीक है। हाई कोर्ट एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, हाई कोर्ट का जो जजमेंट होता है उसको भी रिकॉर्ड की तरह यूज़ किया जाता है, उसको भी एज ए रेफरेंस का यूज़ किया जाता है इन द डिफरेंट केसेस, ठीक है। कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, परमानेंट प्रोसीडिंग or permanent records of the proceeding. High court judgments and orders are recorded for perpetual memory. These records are serve as a precedents for the lower courts. Lower courts में उनका रेफरेंस देख करके कई बार जजमेंट सुनाए जाते हैं, ठीक है। बाइंडिंग अथॉरिटी ऑन द सबऑर्डिनेट कोर्ट, द डिसीजंस ऑफ द हाई कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल लोअर कोर्ट्स विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन। जो भी हाई कोर्ट के डायरेक्शंस होते हैं, दिशा निर्देश होते हैं, वो सारे बाइंडिंग होते हैं ऑन द subordinate courts, ensures consistency and uniformity in the judicial decisions, ठीक है। पावर टू पनिश द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, हाई कोर्ट के पास भी ये पावर होती है कि उनकी अवहेलना, उनकी आज्ञा ना मानने वाले, उनके ऑर्डर्स, उनके जजमेंट, उनके डायरेक्शंस को ना मानने वाले को पनिश कर सकते हैं। और ये सिविल कंटेम्प्ट के केस में भी पनिश कर सकते हैं और क्रिमिनल कंटेम्प्ट में भी। सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है कि विलफुल डिसओबीडियंस ऑफ द कोर्ट ऑर्डर्स। अब जानबूझ करके आप कोर्ट के ऑर्डर को अगर ना माने तो उसे सिविल डिसओबीडियंस कहा माना जाता है, ठीक है। उस केस में भी हाई कोर्ट आपको पनिश कर सकती है। और क्रिमिनल डिसओबीडियंस क्या होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट क्या होता है, एक्ट्स that lowers the court's dignity such as scandalizing or obstructing justice। मतलब देखो, क्रिमिनल कंटेम्प्ट मैंने लास्ट में भी समझाया था कि कोई भी, अगर आप कोई भी ऐसा पब्लिकेशन कर रहे हो, बाय वर्ड्स हो गया, बाय मतलब डिजिटल मीडिया हो गया, बाय न्यूज़पेपर हो गया, जिसके द्वारा आप कोर्ट की जो अथॉरिटी है उसको लोअर करने का काम कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो कि कोर्ट की जो डिग्निटी है उसको आप हर्ट करने का काम कर रहे हो, उसको स्कैंडलाइज कर रहे हो। स्कैंडलाइज मतलब क्या होता है, षड्यंत्र रचना, कुछ इस तरह का काम अगर कर रहे हो तो वो एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा और उसके अगेंस्ट भी कोर्ट जो होता है स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है, ठीक है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास पनिश करने की पावर होती है फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। जुडिशियल रिव्यू की बात की जाए तो हाई कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन द अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट लॉज, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट आपका सेंटर पे था, हाई कोर्ट यहाँ पे आपका स्टेट पे है कि अगर कोई भी ऐसा कानून लॉ रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में, ठीक है, स्टेट कोई ऐसा बिल ला रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को वॉयलेट कर रहा है, इन डैट केस ये हाई कोर्ट को अथॉरिटी दी गई है कि उसको नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है, रिट इशू कर सकता है अंदर आर्टिकल 226, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है अंडर आर्टिकल 32। हाई कोर्ट कैन हैव पावर टू पनिश इंडिविजुअल फॉर कंटेम्प्ट इंश्योरिंग अथॉरिटी इज अपहेल्ड। अभी हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में डिस्कशन किया। अगर इंडिपेंडेंस ऑफ द हाई कोर्ट की बात की जाए, हाई कोर्ट के इंडिपेंडेंस की बात की जाए कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो इंश्योर करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट। देखो, एग्जीक्यूटिव का है ना, जुडिशरी का ना एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंस होना बहुत ज़रूरी है। हमने
लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि 2014 में गवर्नमेंट जो है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 90 NJAC लेके आई थी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। अब उसमें कहीं ना कहीं जो जजेस था उनके अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव का मतलब गवर्नमेंट का रोल आ रहा था, ठीक है ना। 6 मेंबर्स देखे थे, जिसमें 3 मेंबर जो होते थे गवर्नमेंट साइड से होते थे, 3 मेंबर जुडिशियरी साइड से थे। तो अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर करने लग जाएगी जुडिशरी में, तो जुडिशरी कहाँ इंडिपेंडेंट हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, है ना। तो एग्जीक्यूटिव को इसी के लिए फिर NJAC जो था उसको इनवैलिड घोषित करार दिया गया, ठीक है। उस वो चीज़ वैलिड नहीं हो पाई, और अभी भी हमारे देश में जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है वो कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू होता है, ठीक है। जो कॉलेजियम सिस्टम किसके थ्रू आया है, 3 जज केसेस, उसके लिए आपको जानना पड़ेगा, हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में, डोंट वरी, ठीक है। तो इसीलिए इंडिपेंडेंस ऑफ द हाई कोर्ट ज़रूरी हो जाता है, ताकि वो जैसे कहते हैं ना कि घोड़े की लगाम कसना, तो वो एग्जीक्यूटिव की लगाम कस सके। अगर गवर्नमेंट कोई ऐसी लॉ लेके आ रही है जो लोगों के हित में नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को वायलेट कर रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है गवर्नमेंट ऐसा जानबूझ के नहीं करती है, बट गवर्नमेंट जैसे भी कोई बिल आती है, कोई मंत्री साहब कोई बिल लेके आते हैं, उन्हें भी हर फील्ड का नॉलेज नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई बिल आया गया, अब इसीलिए तो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ भी होती है। हमने लास्ट लेक्चर्स में भी देखा था कि कोई भी बिल आता है तो उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे डिस्कशन करने के लिए पार्लियामेंट्री कमिटीज़ भी बैठाई जाती है। बट स्टिल अगर कोई ऐसा बिल आ जाता है, ठीक है, कोई ऐसा बिल पास हो जाता है और वो लोग देश के हित में नहीं है, तो फिर वहाँ पे हमारी जुडिशरी एक्टिव हो जाती है, ठीक है, जिसे जुडिशियल एक्टिविज्म कहा जाता है। तो जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है देश के हित के लिए। तो इंडिपेंडेंस की बात की जाए कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है जो हाई कोर्ट के इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, तो देख लें सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। ये हमने पहले भी देखा कि जजेस जो होते हैं वो 62 ईयर्स तक होल्ड करते हैं, रिमूव्ड ओनली थ्रू द इम्पीचमेंट। उनका जो रिमूवल प्रोसेस है वो काफ़ी टफ होता है। अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 217 सब क्लॉज 1। देखो अपॉइंटमेंट तो कर रहे हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा हो रहा है, बट क्या रिमूवल हो रहा है, नहीं। अपॉइंटमेंट भले ही प्रेसिडेंट कर रहे हैं, बट रिमूवल प्रोसेस जो है वो काफ़ी टफ बना दिया गया है। तो जो अपॉइंटमेंट किया जाता है वो किसके, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है इन कंसल्टेशन विद द CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नर और हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। सैलरीज एंड अलाउंसेस की बात की जाए तो पेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। इनकी सैलरीज को इनके डिसएडवांटेज यानी इनको रिड्यूस नहीं किया जा सकता है। फ्रीडम ऐसा नहीं है कि मान लो कोई स्टेट गवर्नमेंट है भाई, किसी स्टेट की सरकार है, अब मंत्री साहब नाराज़ हो गए, वो कहेंगे कि नहीं जजमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट के फेवर में नहीं आया है तो हम जजेस की सैलरी को रिड्यूस कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जो सैलरीज उनकी हैं इससे उसको, और ये स्टेट लेजिस्लेचर जो है इनकी सैलरीज को बढ़ा भी सकते हैं लेजिस्लेशन के थ्रू। फ्रीडम फ्रॉम द पब्लिक डिस्कशन, जो भी कंडक्ट है, कंडक्ट ऑफ जजेस कहने का ये मतलब नहीं है कि उनकी आदत है। कंडक्ट ऑफ जजेस मतलब जो भी कोर्ट में डिबेट डिस्कशन चल रहा है किसी भी केस पे, जो भी डिस्कशन चल रहा है वो उसको स्टेट लेजिस्लेचर में डिस्कस नहीं किया जा सकता है, ठीक है। पावर टू पनिश द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमने देखा अंडर आर्टिकल 215। नो प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, ठीक है। आर्टिकल 222 क्या कहता है कि कोई भी जज जो है वो रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर सपोज किसी जज को ये कह दिया जाए कि आप रिटायरमेंट के बाद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो कोई भी प्राइवेट कंपनी है, कोई भी कंपनी ये कहेगी कि ठीक है सर आप रिटायर हो जाओ, उसके बाद हम आपको 1 करोड़ का पैकेज देंगे, आप हमारी कंपनी में ज्वाइन कर लेना। बट जब तक आप रिटायर नहीं हो रहे हो, आप जितने भी केसेस आ रहे हैं हमारी कंपनी से रिलेटेड, हमारे फेवर में डिसीजन दो, है ना कहीं ग्रीड दी जा सकती है। इसीलिए चाहे आप सुप्रीम कोर्ट जजेस की बात करो, चाहे हाई कोर्ट जजेस की बात करो, इनके रिटायरमेंट के बाद इनको प्रैक्टिस से पाबंदी लगी रहती है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू पावर, जुडिशियल रिव्यू की अथॉरिटी दी जाती है हाई कोर्ट को। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, चीज़ें समझ में आई बेश यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात की जाए तो फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया की बात की तो ये कलकत्ता हाई कोर्ट था, जो 1862 में एस्टैब्लिश किया गया था। अभी जो एट प्रेजेंट 2024 में टोटल 25 हाई कोर्ट है। पावर टू ट्रांसफर केसेस, आर्टिकल 228 कैन विड्रॉ केसेस फ्रॉम लोअर कोर्ट इफ दे इन्वॉल्व ए सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ द लॉ। ये हमने डिस्कस किया कि हाई कोर्ट के पास इतनी, हाई कोर्ट को आर्टिकल 228 में ये अथॉरिटी दी गई है कि वो लोअर कोर्ट से जो है कोई भी केस को ट्रांसफ़र कर सकता है अगर उनको लगता है कि वो जो केस है वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन इन्वॉल्व करता है अबाउट लॉ।
तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आप हमसे फेसबुक पे कनेक्ट हो सकते हो, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर करो, टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। सारे लिंक जो है शेयर डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए गए हैं। हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो जहाँ पे काफ़ी सारा कंटेंट धीरे धीरे ऐड होता जाएगा टाइम के साथ। तो आपकी प्रिपरेशन जर्नी में, और ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं होता है। तो आपकी प्रिपरेशन जर्नी में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, आपको हर जगह भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इवन ये मैगजीन जो है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है हमारे टेलीग्राम चैनल एज वेल एज ऑन द एवर ऐप। ठीक है, 99 रुपीज़ में आप इतनी सारी जो है MCQ सीरीज़ खरीद सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सारी ई बुक्स हैं, सारी के सारी, इनका कंप्लीट सॉल्यूशन भी दिया जाता है, तो आप ये भी परचेज कर सकते हो। ठीक है, बाकी जुड़े रहिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे ट्यून्ड इन द क्लासेस।